हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में। इतिहास होता क्या है? जो बीत गया उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास के पहले चैप्टर में हम देखेंगे, पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये इस अध्याय का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हर हमेशा हमारे मन में सवाल उठता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इन सवालों के जवाब को पाने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, इससे हमें इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ पता और जानकारी मिलता है। ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे रसीदा का एक सवाल है। रसीदा का सवाल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। जाहिर सी बात है, हम कैसे पता लगा कि 100 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ। हमें आजकल तो कल का बीता हुआ कल का तो याद ही नहीं रहता कि हमने क्या किया था, कहाँ गए थे। थोड़ा सोचना पड़ता है, तो 100 साल पहले का कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाए कि 100 साल पहले क्या हुआ? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, जिसे उस समय की स्मृति हो। स्मृति का मतलब होता है याद, यानी कि जिसको उस समय की बातें याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? यानी कि बहुत साल पहले क्या हुआ? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जानना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, यानी कि हम बीते हुए कल के बारे में क्या-क्या चीज़ें जान सकते हैं। लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। क्या आखेटकों, यानी कि आखेटक का मतलब होता है शिकारी। हम आखेटक का मतलब क्या बोलते हैं? शिकारी। शिकारी का मतलब होता है जो शिकार करके जीव-जंतु, जानवर वगैरह को खाता है, शिकार करके। पशुपालक का मतलब होता है जो पशुओं को पालते हैं। कृषक का मतलब जो किसान हुआ करते हैं। शासक मतलब जो शासन करते हैं। व्यापारी मतलब जो व्यापार करते हैं। पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ करते हैं। शिल्पकार का मतलब होता है जो कहीं न कहीं शिल्प की चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाते हैं। कलाकार का मतलब जो कला वगैरह बनाते हैं। संगीतकार मतलब जो संगीत वगैरह बनाते हैं, या फिर वैज्ञानिक जो होते हैं वो विज्ञान से संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब इन सब के बारे में हम जान सकते हैं किससे? इतिहास से। हम इन सब के बारे में जान सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, उनका पेशा क्या था। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यानी कि हम जैसे गेम खेलते हैं, वीडियो गेम हो गया, फ्री फायर हो गया, इस तरीके के तमाम गेम खेलते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ अभी लेटेस्ट में बहुत चलता है, वेब सीरीज़ देखते हैं। वैसे ही कौन से नाटक देखा करते थे वो लोग, फिर कौन-कौन से गीत गाते थे, जैसे हम लोग सॉन्ग गाते हैं, किसी न किसी के, जैसे हनी सिंह हो गया या एसेक्टा एसेक्टा, ठीक? इसी तरीके से उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? अब अगला सवाल है कि लोग कहाँ रहते थे? यानी कि लोग कहाँ रहते थे, इनके बारे में पता करना। अच्छा सोचो कि लोग कहाँ रहते होंगे जहाँ पे पानी हमें ईज़िली अवेलेबल हो। क्या हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे पानी अवेलेबल ना हो? तो ज़ाहिर-सी बात है हम नहीं रहेंगे। यानी कि जहाँ पे कुआँ वगैरह हो, हम उसी के आस-पास में, ये जैसे मान लो ये नदी जा रही है यहाँ से, तो हम नदी के आस-पास में रहेंगे, इसके आस-पास में घर वगैरह बना लेंगे, ठीक? इसके आस-पास इस तरफ से भी हम घर वगैरह बना लेंगे, जिसके आस-पास पानी अवेलेबल हो। तो मानचित्र 1 अभी हम आगे देखेंगे, भी मानचित्र 1 में हम देखेंगे कि नर्मदा नदी एक बताना है। क्या? नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। तट का मतलब, जो मान लो ये नदी बह रही है, इसके किनारे को हम क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। यानी कि उसके किनारे पे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित है। संग्राहक का मतलब होता है जो मान लो कि यहाँ पे कोई जंगल वगैरह है, इसको हम मान लेते हैं ये अब जंगल है, ठीक? और यहाँ पे ये लोग रहते थे। तो इसके आस-पास में ये जंगल होगा, यहाँ से वो लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा करके लेके आते हैं, जो भी उनको जंगल से अवेलेबल हो जाए, चाहे वो फल हो, जो भी हो, वो वहाँ से इकट्ठा करके लेकर के आते थे और फिर अपने साथ में अपने पूरे परिवार के साथ में खाना वगैरह खाया करते थे। इसको क्या बोलते हैं? संग्राहक बोलते हैं, यानी कि ये संग्राहक इसको बोलते हैं। जो आस-पास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि वो आस-पास के जंगलों को बढ़िया तरीके से जानते थे। कि कहाँ पे कौन से जंगली जानवर रहेंगे जो उनके ऊपर शिकार कर सके, ठीक? जिनका वो शिकार कर सके, और कितने खतरनाक जानवर हैं उनको भी वो जानते थे। अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का इन्हीं से संग्रह किया करते। संग्रह मतलब क्या होगा? इकट्ठा करना। वे जानवरों का अखेट यानी कि शिकार भी करते थे।
अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किसका पता लगाना है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी का। पहले हम नर्मदा नदी के बारे में पता लगाते हैं, क्योंकि अभी पहले हमने देखा कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो नर्मदा नदी देख लेते हैं एक बार मैप में। तो आप ये देखोगे कुछ मेन मेन नदी है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सिंधु नदी, अभी हाल ही में सिंधु नदी का पानी रोका गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक। तो इसकी कुछ सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब होता है जो बड़ी नदियों में आकर के मिल जाते हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ये सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। ऐसे ही कुछ यमुना नदी हो गया, गंगा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। इसकी नदी के बारे में हमें पता लगाना था। यहाँ पे हमने देखा था ना कि नर्मदा नदी के बारे में पता लगाना था। ये कुछ और भी मेन मेन नदी है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पे। जैसे अभी हमने सिंधु की सहायक नदी देखा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। यमुना नदी, ऐसे ही गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल की नदी। चंबल का डाकू वगैरह काफ़ी फेमस है, वो इसी नदी के आसपास में रहते हैं। सोन नदी हो गया, गंगा नदी, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बह रहा है। ठीक। ब्रह्मपुत्र, यहीं पे गारो पहाड़ी है। ठीक। गारो, खासी, जयंतिया वगैरह पहाड़ी यहीं पे आसपास। कृष्णा नदी, ठीक, ये भी काफ़ी फेमस नदी है। तुंगभद्रा। इन नदियों के बारे में हम पता लगाते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कित्तर पहाड़ी का पता लगाओ। उत्तर और पश्चिम, ये देखो, ये जो होता है इसको उत्तर बोलते हैं, और ये वाला जो हो गया पूरब हो गया, और ये वाला जो है हमारा पश्चिम है, ये वाला हमारा दक्षिण है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसने क्या बोला है यहाँ पर देखो, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का मतलब हो गया उत्तर और ये पश्चिम। यहीं पे कौन सा? सुलेमान और कित्थर पहाड़ी। उत्तर और पश्चिम के बीच में ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। यहाँ पे हम देखेंगे सुलेमान और कित्थर पहाड़ी के बारे में। यहीं से हम पता लगाएंगे सुलेमान और कित्थर पहाड़ी के बारे में। तो हमने देखा कि सुलेमान और कित्थर पहाड़ी हाल ही में अभी ये पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान यहाँ पे, ये भारत का ये बाउंड्री है, ये वाला, ये जो है ये भारत की बाउंड्री है, और इसके इस तरफ क्या है? पाकिस्तान। ठीक। जबकि हम बात कर रहे हैं उस समय ये पूरा एक ही हुआ करता था। ठीक। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया, यानी कि यहाँ पे उगाना शुरू किया। गेहूं और जौ जैसी फसलों को कहाँ पे? सुलेमान और कित्थर पहाड़ी के पास। यहाँ पे नदी कौन सी जा रही है? काबुल नदी। ठीक। तो उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। उत्तर पूर्व में, अब उत्तर पूर्व की बात करते हैं, कौन सा? गारो, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। एक उत्तर पूर्व में देखेंगे तो उत्तर ये वाला एरिया है और पूर्व ये वाला। उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व में अभी हमने देखा ये गारो पहाड़ी हो गया, और मध्य में हम देखेंगे कौन सा? मध्य मतलब ये बीच वाला एरिया, इसमें हम देखेंगे विंध्य पहाड़ी। आओ देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, यानी कि विंध्य पहाड़ी भी देख लिया हमने, गारो भी देख लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? कृषि का विकास, क्योंकि नदी के आसपास ही कृषि का विकास होगा। तो हमने देखा कि ये पहाड़ वगैरह, जब भी पहाड़ होगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ से ऊपर में बारिश वगैरह होगा, तो बारिश से यहाँ पे पानी वगैरह बहेगा। ठीक। तो इस तरीके से ये आसपास के जो जमीन होते हैं काफी उपजाऊ होते हैं। ठीक। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया था? चावल, यानी कि गारो और मध्य में विंध्य पहाड़ी के पास में क्या उपजाया गया? चावल वगैरह। चावल के लिए आप जानते होंगे, अगर गांव वगैरह में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि चावल के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे चावल वगैरह बढ़िया उग जाता है। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर, विंध्य ये पहाड़ी है, इसके उत्तर में हुआ करता था, यानी इस तरफ। ठीक। आगे हम देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अभी हमने पहले ही बात कर लिया, देखो आ भी गया नाम, सिंधु और इसकी सहायक नदी। सिंधु, अभी हमने देखा कि सिंधु नदी ये है, और इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यानी कि ये 5 जो नदी है ये इसकी क्या है? सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। फिर से देख लेते हैं एक बार, ताकि आप सही तरीके से देख सको। देखते हैं। देखो, ये सिंधु नदी हो गई, ये सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, और ये व्यास नदी। यानी कि ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये इसकी सिंधु की क्या है? सहायक नदी है। सहायक नदी फिर से मैं बता देता हूँ, सहायक नदी जो बड़ी नदी में जाकर के मिल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाता है। देखो यहाँ पे भी बताया दिया है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, जो बड़ी नदी में मिल जाता है, जो बड़ी नदी में मिल जाता है। लगभग 4700 वर्षों पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि इन्हीं नदियों के आसपास में क्या हुए, कुछ नगर वगैरह बसे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। 4700 साल पहले यहाँ पे लोग फले फूले, उससे पहले 2500 वर्ष क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अभी हमने देखा था कि गंगा नदी कहाँ पे है? यहाँ पे, ये देखो, ये गंगा नदी हो गया, ये बड़ी सी नदी है, और ये सोन नदी जो इसकी सहायक नदी है, जो ये वाली जो नदी है ये यहाँ पे आकर के मिल जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। और भी तमाम बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, अभी हमें इसके बारे में जानना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। ये जो आसपास का एरिया देखोगे, ये वाला जो एरिया है, इसको मगध के नाम से जानते हैं। काफ़ी फेमस हुआ करता था मगध, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के काल में काफ़ी फेमस था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों में सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि कई बार यात्रा तो करते थे, लेकिन यात्रा क्या होता था, जोखिम, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना पड़ता था, पहाड़ियों को पार करना पड़ता था। रेगिस्तान यानी कि सूखा एरिया से, सूखा इलाके से, मान लो ये एरिया सूखा है, यहाँ से जाना, ये कई हजार किलोमीटर का एरिया होता था, यहाँ इस एरिया को पार करना होता था। ये पूरा एरिया ही सूखा होता था, पानी का कोई रास्ता नहीं। कई बार नदियों को पार करना होता, तो मान लो कि यही पूरी एरिया नदी से भरा हुआ है, हजारों किलोमीटर, यहाँ से आस पार पार कैसे जाएंगे, ठीक, आर पार जाने में दिक्कत होती थी, यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, फिर भी ये यात्रा वो करते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो एक कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मान लो कभी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, काम की तलाश में। आज भी आप देखते हो कि एक जगह से दूसरी लोग जगह क्यों जाते हैं, तो काम की तलाश में। या कई बार आपदा वगैरह आ जाता है, तो कुछ समय के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अभी बाढ़ का मौसम है, बाढ़ वगैरह आ जाएगा बारिश के मौसम में, तो क्या होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह को खाली करके वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे। आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने, यानी कि एक देश एक जगह को छोड़ कर के, मान लो ये किसी का एरिया है, इस एरिया से ये लोग इस एरिया में जाते थे ताकि इस एरिया पे कब्जा कर सके, या ये वाले इधर की तरफ आएंगे ताकि इसको हरा करके इस पे कब्जा कर सके, तो इस तरीके से। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वो कई तरीके के तमाम कोशिश करते थे, और जाते थे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कई साथ सारे सामान लेकर के वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। धार्मिक गुरु हो गया, ठीक, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव वो जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने में मदद मिलता था। मान लो कि कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे गया, अब इसके बारे में ये जानेगा, इसके बारे में ये जानेगा, तो विचारों का आदान प्रदान होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी कि आज लोग, आप खुद सोच के देखो कि आज यहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग क्यों जाते हैं, अलग अलग कारण होता है जाने का। जैसे मान लो कि यहाँ से मैं, आप खुद सोचो कि आपके पापा मम्मी या गाँव वगैरह से शहर में क्यों आए हैं, शहर से गाँव में क्यों जाते हैं, ठीक। तो पहली बात होती है रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए, ठीक है, रोजगार की प्राप्ति के लिए, ठीक। फिर कुछ लोग अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी एक जगह से एजुकेशन के लिए जाते हैं, कि यहाँ पे एजुकेशन बढ़िया नहीं हो रहा, यहाँ पे बढ़िया हो रहा है। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो इस तरीके से अलग अलग कारणों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा भी देख लेते हैं। प्राकृतिक सीमा का मतलब होता है, मान लो कि ये जो हम सीमा बाउंड्री देख रहे हैं, ये वाला एरिया पूरा, इसको बोलते हैं प्राकृतिक सीमा। इसको किसी ने बनाया नहीं है। हमारे भारत में ये खास बात है कि ये खुद बन गया है। जैसे यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत है, क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कि ये वाला जो एरिया है पूरा हिमालय पर्वत वाला है, ठीक। यहाँ पर देखोगे तो पूरा का पूरा क्या है, समुद्री एरिया है, ठीक। यहाँ पे अरब सागर हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, नीचे देखोगे तो हिंद महासागर हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है हमारे पास में प्राकृतिक सीमा से बना हुआ है, ठीक। हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। यानी कि ये देखो, क्यों आसान नहीं था, क्योंकि ये पूरा का पूरा समुद्र वाला एरिया है, ठीक।
यहाँ पे देखोगे तो हिमालय पर्वत है, काफ़ी ऊँचा पहाड़ है, तो इस एरिया को पूरे को कैसे पार करेगा कोई? जी, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, यानी कि जिन्होंने चाह लिया उन्होंने करके दिखाया। वे पर्वतों की ऊँचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, यानी कि इसको विकास के राह पे लेके गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों पे अपनाते थे। यानी कि एक दूसरे के विचारों को देखते थे कि हम भी देखते हैं कि अच्छा उसने अचार कैसे बनाया, उसने क्या ये कैसे काम किया। देश का नाम हम देखते हैं कि भारत देश का नाम किस तरीके से ये पड़ा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत देश का नाम ये भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंधु। अभी हमने देखा था ना सिंधु नदी, ठीक? तो देखा कि सिंधु के आसपास के जो लोग रहने वाले थे उसको क्या कहते थे? वो लोग सिंधु सिंधु कहते थे। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस की किताब पहले भी मैंने बताया है या फिर से बता देता हूँ। एटलस का मतलब होता है जो मैप वाली किताब होती है। कौन सी? जो मैप वाली किताब होती है, उसके अंदर में सिर्फ मैप ही मैप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एटलस। आगे देखते हैं। हाँ, ईरान और यूनान का पता लगाओ। अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। यानी कि ये जो ईरानी और यूनानी थे ना, वो सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहते थे, और स्थित भूमि प्रदेश का इंडिया कहते हैं, यानी कि उसके आसपास के एरिया को क्या कहते थे? इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलते हैं। हमारे पास में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें से एक वेद में यानी कि कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि बाद में हम इस शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? भारत का, यानी कि भारत का प्रयोग आज भी हम देखते हैं ना कि इंडिया को हम भारत बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इसका नाम देश के लिए रख लिया। अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कि हम इतिहास के बारे में कैसे पता लगाएं? आपने देखा होगा कि पुराने समय में जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हमें जानना होता है, तो हम आज के समय में तो सोशल मीडिया का यूज़ कर लेते हैं, गूगल का यूज़ कर लेते हैं, है ना? लेकिन पुराने समय में हम कैसे पता लगाते हैं कि किस तरीके से ये हुआ करता है? जो देखते हैं कि किस तरीके से पता लगा सकते हैं। ताई अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना। यानी कि जो भी अतीत में जो भी पुस्तकें वगैरह लिखी हुई है, उससे हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी कि हाथ से लिखे हुए के कारण क्या कहते हैं? पांडुलिपि। यानी कि पांडुलिपि किसे कहेंगे? जो हाथ से लिखा हुआ किताब होगा, जो पुस्तक होगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ होता है खात, से निकला है। ठीक? यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हाथों से लिखा हुआ है, यानी कि पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब क्या होता है? हाथ से। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले गुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी लिखी मिलती है। यानी कि ये लोग किस पे लिखते हैं? ताड़पत्रों पे, या हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे ये लोग लिखा करते थे, जैसा यहाँ पे ये दिखाया गया ना, थोड़ा सा इस तरीके का। ये पेड़ की छाल है, इसमें छेद करके, इसमें ये जो छेद देख रहे हो, इसमें रस्सी वगैरह बांध करके ये लोग रखते थे। इस तरीके से वो लोग लिखा करते थे। देखते हैं यहाँ पे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख रहे हो, यानी कि ये देखो जिस तरीके से लिखा हुआ है। अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। कराहे या पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते हैं, यानी कि वो लोग काफी संभाल के रखते हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, औषधियों के बारे में पता चलता है, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। यानी कि कुछ जो है हमें एक भाषा है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक भाषा हम संस्कृत जानते हैं,
हिंदी जानते हैं, पंजाबी जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक भाषा है प्राकृत। जब भी आप इतिहास को पढ़ोगे तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इन 3 के बारे में आपको बहुत देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, प्राकृत भाषा आम लोग बोलते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख के बारे में भी देखेंगे कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभी हमने देखा था कि जैसे कि हमने ताम्रपत्रों पे देखा कि किस तरीके से वो लिखा होता था। अभिलेख के बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कई बार आप मंदिर वगैरह में गए होंगे, पत्थर वगैरह पे कुछ ना कुछ चीज़ें देखा होगा लिखे हुए, यानी कि जो काफ़ी कठोर चीज़ें हैं, हार्ड है। उसपे क्या लिखा होता था? कुछ ना कुछ लिखा होता था, जानकारी लिखा होता था। हो सकता है मंदिर बनवाने वाले का नाम हो, इतिहास में जो भी काम करवाया हो, उसका नाम कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो ऐसे ही कठोर चीज़ों पे लिखा हुआ जो भी चीज़ होगा उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। कोई पूछे अभिलेख किसे कहते हैं तो कठोर वस्तुओं पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। जैसे आप कभी अशोक के अभिलेख के बारे में जानकारी देखोगे तो अशोक अपने-अपने नियम वगैरह को कहाँ पे लिखवाया था? अशोक ने अभिलेख को, अशोक के अभिलेख पे कई सारे अभिलेख वगैरह पे उसने अपने नियम वगैरह को लिखवा दिया था। ठीक है? जिसको धम्म वगैरह बोलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए, यानी कि उन लोगों ने जो भी कार्य करवाया उसको इस ये पहाड़ जैसा, पत्थर जैसा देख रहे हो, इस पे लिखवा दिया। ठीक? इसको हटा देते हैं ताकि समझ में आए सही तरीके से। आगे है उन्होंने। उदाहरण के लिए ब्रायन शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा रखते थे, यानी कि जो भी जहाँ पे मान लो कि इस एरिया में उन लोगों ने लड़ाई कर लिया और ये इसको जीत लिया, तो इसको ये पत्थर पे लिखवा देते ताकि हमेशा आने वाली पीढ़ी उनकी इन वीरता को, जो भी उन लोगों ने काम किया, उनको याद रखे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ होते थे? अब खुद सोचो कि कठोर सतह पे क्यों लिखवाएँगे? अगर मान लो हम पेपर पे लिखवाते तो वो पानी में गल सकता है, क्या ये पानी में गलेगा? नहीं गलेगा। लंबे समय तक टिकाऊ हुआ करता था, इसको जल्दी कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाई आती होगी? पहली बात हमें देख कि एक-एक अक्षर को बढ़िया तरीके से लिखवाना पड़ता होगा, अगर एक बार गलती हो गई तो पूरा का पूरा अभिलेख जो है वो खराब हो जाया करता था। इस तरीके की तमाम कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं, यानी कि पुरातत्वविद। कई बार ये भी पूछा जाता है पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है? जो भी अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएँ होती हैं, जो भी वस्तुएँ होती हैं उनको उनका प्रयोग करके इतिहास के बारे में वो क्या करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं का अध्ययन करके। उसको क्या बोलते हैं? वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद, जो इतिहास के बारे में पता लगाए। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि जमीन के नीचे कुछ चीजें दब जाती है तो ये खुदाई करके भी उन अवशेषों का पता लगाते हैं। अवशेष किसे कहते हैं? एक मैंने सब लिया अवशेष। अवशेष का मतलब होता है, समझ लेना इस तरीके से, अवशेष जो भी पुरानी चीजें होंगी उनको हम अवशेष के रूप में, अगर हम उनका इस्तेमाल इतिहास को जानने के लिए कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? अवशेष बोलेंगे। अवशेष के रूप में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ये कहीं का घड़ा पड़ा हुआ है, ये भी एक अवशेष है। ये कुछ पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, इस पे जो भी मूर्ति वगैरह बनी होगी इसका पता लगा सकते हैं, ये भी एक अवशेष है हमारे लिए। ठीक। तो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पकी हुई मिट्टी के होते थे, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं, इससे पता लगाया करते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जल जाता है ना, मान लो कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है या अन्न का दाना है, अगर वो जल गया तो काफ़ी लंबे समय तक हम उसको देख सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि वो जल्दी सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या अब देखेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, क्या कपड़े वगैरह के अवशेष मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे? तो इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होगा, नहीं होगा।
पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत का मतलब जो भी उनको एविडेंस वगैरह मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। स्रोत शब्द यानी कि ये हमें स्रोत मिला है। जैसे कई बार कोई छानबीन वगैरह होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्रोत खोजते हैं, अवशेष खोजते हैं, प्रूफ खोजते हैं ताकि वो मान सके। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो बीत गया उसका अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी कि जो भी हमें स्रोत मिलता है इससे क्या हम करते हैं, पुनर्निर्माण, यानी कि जो भी बीत गया उसको हम दोबारा से एक बार उस सवाल को उठाते हैं, उस जवाब को खोजते हैं जो अभी तक हमें नहीं मिला। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार होते हैं और जो पुरातत्वविद होते हैं वो इन जासूसों का इस्तेमाल करके, इन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का यूज़ करके, यानी कि एविडेंस का यूज़ करके वो क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यानी कि जो बीत गया उसके बारे में जानते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत जो होता है वो एक होता है या अनेक होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है, यानी कि इस किताब का नाम क्या है, हमारे अतीत, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। नहीं आना चला दो और आज जैसे मैं इधर है प्लीज। वो आगे आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा हम देखते हैं दोबारा से। अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषक का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, यानी कि सबका जीवन अलग-अलग है। इसलिए हमने इसमें चैप्टर का नाम जो है वो देखा, इस पूरे किताब का नाम देखा है कि अतीत का जो है प्रयोग है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। किसमें? बहुवचन के रूप में, यानी कि एक वचन का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि किसी एक व्यक्ति के रूप में। अतीत का मतलब यहाँ पे अतीत का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए किया गया है। जैसे हमने देखा कि अतीत का हमने अध्ययन किस-किस के लिए किया है कि पशुपालक के लिए, कृषक के लिए, रानी के जीवन के लिए, व्यापारियों के जीवन के लिए, इस तरीके के तमाम जो उस समय लोग रहते थे उन सभी के लिए किया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों तथा रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि जो शहर में रहते हैं वो खेती-बाड़ी नहीं करते, वो कहीं न कहीं किसी और पे निर्भर होते हैं। जैसे दुकानदारों पे, हम लोग दुकान से, जो शहर वगैरह में रहते हैं वो दुकान से खरीद करके सामान खाते हैं। लेकिन जो खेती-बाड़ी वाले एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो लोग जो भी खाना होता है वो उगा लेते हैं खेतों के अंदर और फिर वहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास में स्पेस अवेलेबल नहीं होता जो शहर वगैरह में रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ कुछ समय भी देखने को मिलता था। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, यानी कि अलगाव देखने को मिलता है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे, यानी कि जो भी वो जगह जीत जाते थे उसका वो लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में पढ़ पाते हैं। यानी कि आप देखो कि एक कलिंग युद्ध है, अशोक के बारे में आगे आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से अशोक ने कलिंग युद्ध की ओर लड़ा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते थे और किस तरीके से किसी क्षेत्र को हारते थे या जीतते थे, या किसको हराया।
पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, यानी कि अभी भी पूरे इतिहास को हमने नहीं देखा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारे पास में जो भी एविडेंस है, जो भी सबूत है, वो क्या है, आधा नष्ट हो चुका है। क्योंकि अभी हमने देखा है ताम्रपत्रों को किस तरीके से कीड़े-मकोड़ों ने खा लिया, क्यों? क्योंकि वो लकड़ी के हुआ करते थे। जो पत्थर हुआ करते थे वो टूट जाया करते हैं कई बार, ठीक है? हो सकता है काफ़ी लंबे समय से या तो हमने उसको खोजा ही ना हो, ठीक? तो इस तरीके की तमाम कठिनाइयों का सामना इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को करना पड़ता है, ठीक? और तब वो हमारे पास में कई सारे एविडेंसों को पढ़ करके हमारे पास में कई सारी चीज़ों को लिखते हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है? तिथि यानी कि डेट। आज भी हम किसी चीज़ को पता लगाने के लिए बोलते हैं ना डेट के बारे में। जैसे हमारा जन्म कब हुआ, विवाह कब हुआ, कोई मरता कब है, ठीक है? हर चीज़ का क्या होता है? एक डेट होता है। डेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है? यानी कि जो डेट होता है काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि हम किसी चीज़ के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं बोलूँ कि मैंने पहले खाना खाया था, तो पहले का मतलब कब? अगर मैं बोलूँ कि कल खाया था, सुबह खाया था, मेरे को टाइम बताना पड़ेगा, ताकि उससे कुछ एविडेंस के बारे में पता चल सके, कुछ ना कुछ हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आप कभी कुछ करोगे, जैसे मान लो कि 12th पास किया, तो कौन से साल में पास किया? आपका जन्म हुआ है, तो कौन से साल में हुआ है? तो इस तरीके से हमें कई सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक? ये चीज़ें हमें पता करनी चाहिए पड़ेगी। डेट से हम पता कर सकते हैं। तो तिथियों का मतलब क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे कि तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000, यानी कि हम बोलते हैं कि वो उसका जन्म 2000 में हुआ है, 2001 में हुआ है या 2001 में मरा है, ठीक? इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। यानी कि हम बोले कि एक ईसा मसीह है, ईसा मसीह यानी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो भगवान हैं वो धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ईसा मसीह, ठीक? उनके जन्म को बोला जाता है, उनके जन्म से माना जाता है कि मान लो ये 0 है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है, उनका बर्थ हुआ, ठीक? और इनका यहाँ पे बर्थ हुआ है, और बर्थ के बाद में ये किस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे इनका जन्म होने के बाद में 0 पे मान लेते हैं जन्म हुआ, उसके बाद में 1, 2, 3, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, 4, फिर मान लो इसी तरीके से 100 पे आ जाएँगे, फिर इसी तरीके से 200, 300, ठीक? इसी तरीके से 400, इसी तरीके से 1000 तक पहुँच जाएँगे। ऐसे ही करते-करते आज हम 2025 में आ चुके हैं, ठीक? यानी कि इस तरीके से ये डेट आगे बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक। इससे पहले अगर हम जाएँगे तो बोलेंगे ईसा पूर्व, इसको हम बोलते हैं ईसवी, इसके बाद को 0 से जैसे हम बोलेंगे पहली ईसवी, दूसरी ईसवी, तीसरी ईसवी, चौथी ईसवी, 100वीं ईसवी, 200 ईसवी, 2025 ईसवी, इस तरीके से हम इसके बाद को क्या बोलेंगे ईसवी, और इससे पहले को बोलते हैं ईसा पूर्व। यानी कि आज से मान लो 2025 अभी चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई काम हुआ है, तो आज से हम क्या बोलेंगे 2026 साल पहले, या हम बोलेंगे पहली ईसा पूर्व। इसको हम बीसी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बीसी। आगे हम देखेंगे भी बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं, यानी कि इसके जन्म से पहले। आगे हम और इस पे एक क्लास लेंगे जिसमें मैं सिर्फ इसी के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से हम डेटों को पढ़ते हैं। तो आगे जा कर के हम देखेंगे, 2 मिनट 3 मिनट की क्लास लूँगा इसका अलग से, जिसमें हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक? फिलहाल यूँ समझ लो कि ईसा मसीह के बाद के जन्म को हम बोलते हैं ईसवी, और ईसा मसीह के पहले के जन्म को बोलते हैं ईसा पूर्व। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी कि अभी हमने किस तरीके से देखा? अभी हमने देखा ना कि इस तरीके से यहाँ पे 0 हुआ था, फिर 1, फिर इस तरीके से आते-आते 100 पे आ जाएँगे, फिर ऐसे ही करते-करते 1000 पे आ जाएँगे। एक यानी कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यहाँ पे इनका जन्म हुआ, उसके बाद से 2000 साल बाद, यानी कि ऐसे ही करते-करते 2000 साल बीत चुके हैं, ठीक? अगर हम 2025 बोलते तो ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं, यानी कि इस 0 से पहले वाली तिथि को क्या बोलते हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, हम उल्टी गिनती चलेंगे यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो हम इसको बोलेंगे 3 ईसा पूर्व। यहाँ पे हम 3 ईसवी बोलेंगे, और यहाँ पे आते ही 0 से पहले को क्या बोलेंगे? 3 ईसा पूर्व। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये हमने पहले देखा किस तरीके से हम बात करते हैं।
ये थोड़ा सा और है कि इतिहास और तिथियों के बारे में इस तरह हम एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल अभी हम इसको बस पढ़ने के नज़र से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। अभी हमने देखा ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी कि वो जो जीरो था उससे पहले के समय को हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे। ये लिखा भी हुआ है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी देख सकते हो, यानी कि एडी भी लिखा हुआ होता है। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होता है, यानी कि समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो बीसी की जगह पे कुछ और, एसी की जगह पे कुछ और होता है। आफ्टर क्रिस्ट, एसी मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट, जिसको हम ईसवी बोलते हैं, यानी कि जीरो के बाद वाला। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। उनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी, यानी कि इस पे हम देखते हैं। फिर से पृष्ठ 3 पे आएंगे और फिर देखेंगे एक बार। थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। अन्यत्र। अन्यत्र में आप हर चैप्टर में देखोगे कुछ ना कुछ खास बात होंगी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। किस पे? अभिलेख जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कठोर सतह पे। जैसे अभी हमने देखा कि पहाड़ पे हो सकता है, पत्थर पे हो सकता है, किसी लोहे के धातु पे हो सकता है, ताकि वो जल्दी ना मिटे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए, यानी कि बहुत सालों पहले लिखे गए हैं। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग होता है। लिपि का मतलब जो लिखने का तरीका होता है। भाषा तो हम देखते ही हैं, जैसे हम जिस भाषा में लिखते हैं किसी चीज को। समय के साथ साथ अभिलेखों के प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। यानी कि आज जो हम लिखते हैं, पहले के लिखने के तरीके में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। यानी कि अज्ञात लिपि का मतलब जिससे लिपि के बारे में हमें कुछ पता ना हो, उसके बारे में कैसे पता लगाया जाता है। इस प्रकार से अतीत लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। यानी कि किस तरीके से वो इस लिपि का पता लगाते हैं, कहाँ से मिलता है? मिस्र। मिस्र देश के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व सीधा बोल दिया तो 2025 तो अभी चल रहा है, और आज 2025 के बाद फिर 3000, यानी कि इस जीरो के बाद यहाँ पे 3000 की बात हो रही है। यानी कि 3000 ईसा पूर्व की बात हो रही है, लगभग 3000 ईसा पूर्व। लेकिन 3000 ये वाला और 2000 ये, लगभग 5000 वर्ष पहले इस तरीके से हुआ करता था। मान लो कि ये पी का सिंबल हो गया, ये टी इस तरीके से, ये ओ हो गया, ये एल हो गया, एल मतलब लायन हो गया। इस तरीके से हम ये सिंबल निकाला जाता है, इसका अर्थ निकाला जाता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है चित्रकार के तरीके से। ये सब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये चित्रात्मक लिपि एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें चित्रों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रकट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा था। यानी कि मिस्र के उत्तरी तट तट पे उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम तो हमने देखा ना, उत्तर, फिर नीचे वाला जो होगा उत्तर दक्षिण, ये वाला जो है पूर्व, ये वाला पश्चिम। यानी कि उत्तरी तट की बात हो रही है, यानी कि मिस्र के ऊपर में यहाँ पे इस तरह। ठीक। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यानी कि यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, यानी कि एक छोटा सा फ्रेम में क्या दिखाया गया? राजा और रानी के नाम। ठीक। इसे कारतूस कहते हैं। क्या कहते हैं? कारतूस। आज के समय में कारतूस का मतलब होता है जो बंदूक वगैरह में जो गोली वगैरह टाइप डलता है, उसको बोलते हैं। लेकिन उस समय कारतूस का मतलब क्या होता था? फ्रेम। यानी कि यहाँ पे अर्थ बदल गया। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, अभी हमने देखा ना ऊपर की तरफ किस तरीके से, यहाँ पे ये देख, चित्रों को इसके सामने रख करके इसके बारे में बताया गया। एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने। यहाँ पे हमने देखा ना कि किस तरीके से ए अक्षर के लिए चिड़िया बनाए, एल के लिए लायन बनाए, ये शेर के लिए। ठीक। तो इसके बारे में जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बनाया। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो आसानी से इनका अर्थ निकालने लगे। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे यात्रा हो गया, पांडुलिपि। हमने पांडुलिपि देखा ना कि किसको बोलते, जो भी किसी चीज़ पे लिखा हुआ कोई भी पुराना
होता था। जैसे अभी हमने ताम्रपत्र की बात करी थी, जो भी लिपि लिखी हुई होती थी। अभिलेख का मतलब हो गया जो कठोर वस्तुओं पे, कठोर सतह पे लिखी हुई होती थी, जैसे पत्थर वगैरह हो गया। पुरातत्व का मतलब होता है जो पुरानी वस्तु होती है और इसके बारे में पता लगाने वाले को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। इतिहासकार का मतलब हो गया जो इतिहास के बारे में, यानी कि सभी एविडेंसों को एक साथ लिख देख करके, उसका अध्ययन करके उसको लिखता है या कहीं पे बताता है, उसको हम इतिहासकार बोलते हैं। स्रोत का मतलब हो गया कहीं न कहीं पुरानी वस्तुओं को हम अपने किसी ज्ञान के लिए या किसी जानकारी के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम कुछ और जान सकें, उसको बोलेंगे स्रोत। चाहे वो कोई मिट्टी ही क्यों ना हो। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, अज्ञात लिपि जिसके बारे में हम ना जानते हो और उसका क्या निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अज्ञात लिपि का अर्थ निकाल। ये हमने देखा। कुछ और अगर जानकारी लेनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। यानी कि ये बताना है कि आप किस तरीके से करोगे, खुद से सोचना है ये कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर टॉपिक। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप करें, और आगे की क्लासेस के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे चैनल का नाम मैको क्लासेस है। धन्यवाद।